आज की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली उस सच्चाई की है जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। उत्तर प्रदेश का जिला औरैया है। इसी जिले में दिव्यापुर थाना पड़ता है और दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है खजबैया। इसी गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे कहते हैं, साहब, मेरा बेटा शिवम, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, कमाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा है। कृपया एक बार पता कर दीजिए कि वे आखिर कहां पे होगा। इस पर पुलिस उनसे पूछती है कि वे कहां गया था। वे बताते हैं कि शायद कमाने के लिए गुड़गांव गया हो। इस पर पुलिस कहती है, तो एक काम करो, तुम खुद गुड़गांव जाकर पता करो। इसके बाद एक उम्मीद के सहारे माँ बाप सीधे गुड़गांव पहुंच जाते हैं। वहां से जगह जगह अपने बेटे की तस्वीरें दिखाकर लोगों से पूछते हैं। हर थाने में जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते वहां उन्हें सिर्फ दिलासा मिलता, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह बेटे की तलाश करते करते पूरे 8 महीने यहाँ पे बीत जाते हैं। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक थाने से फोन आता है। पुलिस पूछती है, क्या आप शिवम के माता पिता बोल रहे हैं? वे कहते हैं, जी हाँ। तब पुलिस बताती है कि आपका बेटा हमारे पास है, आप थाने आ जाइए और उसे अपने साथ ले जाइए। जब माँ बाप थाने पहुंचते हैं और अपने बेटे को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटे का वजन घर से निकलते समय लगभग 65 किलो के आसपास था, उसका वजन अब सिर्फ 31 किलो रह गया था। उसका शरीर आधा गल चुका था। अपने ही बेटे को पहचानना मुश्किल हो रहा था। माँ उसे सीने से लगाकर रोते हुए पूछती है, बेटा, तुझे क्या हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? उसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां चोट के निशान नहीं थे। पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि उसके शरीर के पीछे वाले हिस्सों में धारदार हथियार तक चुबोया गया था, जिससे उसे असहनीय पीड़ा भी हो रही थी। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो हर किसी का दिल दहल जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में इतने क्रूर लोग भी रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ ना कोई बुलडोजर चला और ना ही तुरंत कोई सख्त कार्रवाई होती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां केवल शिवम ही नहीं मिला था, उसके जैसे कुल 13 मजदूर वहां से बरामद किए गए थे। इनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बोरी में भरकर फेंक दी गई थी। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था मानो अपराधियों के प्रति व्यवस्था का रवैया बिल्कुल सामान्य है। अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद शायद आपका भी गुस्से से खून खौल उठेगा। 22 जून 2026 की दोपहर लगभग 1 बजे का समय था। एक दुबला पतला लड़का बार बार करीब 8 फुट ऊंची दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो दीवार पार करने में सफल हो जाता है। दीवार के दूसरी तरफ पहुंचते ही ऐसा लग रहा था मानो उसे आजादी मिल गई हो। वे नंगे पैर पूरी ताकत से भागने लगा। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, तलवे छिल चुके थे, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। करीब 5 किलोमीटर भागने के बाद उसे पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। वे सीधा गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। पुलिसकर्मी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पहले उसे शांत कराते हैं और उसे पानी पिलाते हैं और फिर उसका नाम पूछते हैं। वह कहता है, साहब, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मेरी उम्र लगभग 24 साल है, मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। उसकी हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए उसे तुरंत मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाने ले जाया जाता है। फिर उसे खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद उससे आराम से पूछा जाता है, बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? विक्रम सिंह कहता है, साहब, पहले मेरे घर पर फोन करवा दीजिए, ये मेरे परिवार का नंबर है। पुलिस तुरंत उसके घर पर फोन लगाती है। दूसरी तरफ उसके भाई की आवाज आती है। भाई फोन उठाते ही कहता है, अरे विक्रम, तुम कहाँ हो? इतना सुनते ही विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते वो अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वे बताता है कि करीब 3 महीने पहले वे अपने घर राजस्थान के जोधपुर से रोजगार की तलाश में निकला था। काम की उम्मीद लेकर वह उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचा। वहां वो अकेला खड़ा था कि तभी एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है। वे उसके पास आया और पूछने लगा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने कहा, साहब, मेरा नाम विक्रम सिंह है। वे आदमी बोला, लगता है तुम काम की तलाश में आए हो। विक्रम ने कहा, हाँ साहब, मैं काम की तलाश में ही आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अगर हमारे साथ चलो तो तुम्हें 12,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, दिन में 3 वक्त का खाना मिलेगा और 1 वक्त का नाश्ता भी मिलेगा। इतनी बातें सुनकर विक्रम खुश हो जाता है। उसने पूछा, साहब, मुझे काम क्या करना पड़ेगा?
उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, एक फैक्ट्री है जहां दोने, पत्तल और डिस्पोजल बनाने का काम होता है, बस ईमानदारी से तुम्हें काम करना होगा। यह सुनकर विक्रम बिना किसी शक के उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो एक फैक्ट्री में पहुंचता है। अंदर जाके उसने देखा कि वहां सचमुच मशीनें लगी हुई थी और कई मजदूर काम कर रहे थे। उसे भी काम समझाया गया और बताया गया कि उसे क्या करना है। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसके हाथ से आधार कार्ड ले लिया गया, उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। आधार कार्ड को फिर नष्ट कर दिया गया और मोबाइल फोन को बंद करके अपने कब्जे में रख लिया गया। उसके पास मौजूद बाकी जरूरी दस्तावेज भी छीन लिए गए। उसके बाद उसे एक ऐसी बात सुनाई गई जिससे उसके होश उड़ गए। उससे कहा गया कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनके शरीर पर जाकर देख लो, शायद ही किसी के शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा मिले जहां मार के निशान ना हो। अगर तुमने शोर मचाया, भागने की कोशिश की या हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसे यह भी बताया गया कि जब बिजली आएगी तब लगातार काम करना होगा। अगर बिजली नहीं होगी तो थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो, लेकिन बिजली रहते हुए अगर काम बंद किए गए तो बुरी तरह पीटे जाओगे। साथ ही उसे 2 बड़े बड़े पिटबॉल कुत्ते भी दिखाए गए। उससे कहा गया कि अगर भागने की कोशिश की गई तो ये दोनों कुत्ते तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन ताकतवर कुत्तों को देखकर विक्रम बुरी तरीके से डर गया था। उसे समझ में आ गया था कि वे किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। विक्रम हर दिन वहां से भागने का रास्ता तलाशता था, लेकिन हर कोशिश उसके लिए नई मार लेकर आती थी। उसे रोज फैन बेल्ट से पीटा जाता था। उसके अलावा एक डंडा था जिसके सिर पर नुकीली लोहे की धार लगी हुई थी। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता या विरोध करता, उसी नुकीले औजार को उसके शरीर में चुबो दिया जाता था। जब उसे तेज भूख लगती और वो खाना मांगता तो उसे चोकर की रोटी दी जाती थी। उस रोटी में जानबूझकर लाल मिर्च मिला दी जाती थी ताकि वो ठीक से खाना भी ना खा सके। इसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। वहां मौजूद दूसरे मजदूरों के साथ भी यही व्यवहार किया जाता था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि मामला बेहद गंभीर है। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई। आसपास के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में पुलिस पूछताछ करने लगी। हर गांव में जाकर पूछा जाता, यहाँ दोंगे, पत्तल या डिस्पोजल बनाने की कोई फैक्ट्री है। इसी दौरान पुलिस एक गांव में पहुंची जिसका नाम मांडी था। जानकारी मिली कि वहां करीब 500 गज में बनी एक फैक्ट्री में ऐसा काम होता है। पुलिस ने योजना बनाई। एक सिपाही को मजदूर बनाकर फैक्ट्री के अंदर भेजा गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, साहब मुझे काम चाहिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने वहां की हालत देखी और बाहर मौजूद पुलिस टीम को इशारा कर दिया कि मामला बहुत गंभीर है। इशारा मिलते ही पूरी पुलिस टीम और प्रशासन के अधिकारी अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां कुल 12 मजदूर मिलते हैं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई लोग की हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। कई मजदूर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान इंसानों के साथ ही इतनी हैवानियत भी कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की। उसके बाद सभी मजदूरों की पहचान की गई। उसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के मजदूर शामिल थे। इन्हीं में औरैया का रहने वाला शिवम और राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला विक्रम सिंह भी शामिल था। जब सभी मजदूरों की पहचान की गई तब उनकी कहानी भी एक एक करके सामने आने लगी। हर मजदूरों की आपबीती अलग थी, लेकिन दर्द वही सेम एक जैसा था। इन्हीं मजदूरों में एक नाम था जगदीश, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महेशपुर गांव का रहने वाला था। जब उससे उसकी कहानी पूछी गई तो उसने बताया कि एक दिन उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो दीवार की तरफ बढ़ा, वहां मौजूद पिटबुल कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया गया। उन कुत्तों ने उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। जब वे घर से निकला था तब उसका वजन लगभग 60 किलो था, लेकिन अब उसका वजन घटकर केवल 26 किलो रह गया है। उसने बताया कि वे अक्सर उन लोगों की बातें सुनता था जिन्हें मारकर बोरी में भर दिया गया था। यही डर उनके मन में हर समय बना रहता था। एक दिन तो उसके साथ इतनी बेरहमी हुई कि मारते मारते उसका कान ही काटकर अलग हो गया। जब उसने जमीन पर पड़े अपने कान को उठाने की कोशिश की तब भी उसे पीटना बंद नहीं किया गया। वहां ना कोई डॉक्टर था, ना दवा था, ना कोई इलाज होती थी। जो घायल हो जाता था उसे उसी हालत में फिर से काम करने पे जोर दिया जाता था। ये सब कहानी सुनकर पुलिसकर्मी भी यहाँ पे भावुक हो जाते हैं। उन्होंने उससे पूछा, जब तुम्हें इतना मारा जाता था तब तुम चीखते चिल्लाते क्यों नहीं थे? इस पर जगदीश ने कहा, साहब हम लोग सब चिल्लाते जरूर थे, लेकिन फैक्ट्री में मशीनों की आवाज इतनी तेज होती थी कि मेरी आवाज या किसी की भी आवाज बाहर तक नहीं जाती थी।
ऊपर से जानबूझकर बहुत तेज आवाज में डीजे भी चला दिया जाता था ताकि अगर कोई चिल्लाए भी तो किसी को कोई सुनाई ना दे। फिर इन्हीं मजदूरों में एक और नाम था सोनू चौहान का, जो आगरा का रहने वाला था। जब पुलिस ने उससे कहा कि अपने घर का फोन नंबर बताओ ताकि तुम्हारे परिवार वालों को बुलाया जा सके, तो वे अचानक फुट फुट कर यहाँ पे रोने लगा। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सोनू ने जवाब दिया, साहब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ थी, पता नहीं वो अब जिंदा भी है या नहीं है। मुझे घर से निकले हुए कई महीने हो चुके हैं। उसने ये भी बताया कि एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तभी एक आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वो काम की तलाश में है। उसने हाँ कहा और उसी के बाद से उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। जब उसने अपने शरीर के कपड़े उतारकर पुलिस को दिखाए तो उसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची थी जहां चोट के निशान ना हो। यह देखकर पुलिस वालों की आंखें भी भर आती है। उन्होंने पूछा, कोई रिश्तेदार तो होगा? सोनू ने सिर झुकाकर कहा, साहब मेरा कोई नहीं है, बस माँ की याद आती है, लेकिन वो कैसी है, कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता। पुलिस ने फैसला किया कि अगर उसका कोई अपना नहीं है तब भी उसे बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और उसकी मदद करने की जिम्मेदारी पुलिस ने खुद उठाई। इन्हीं मजदूरों में एक लड़का था जिसका नाम साहिल था। उसके पिता का नाम असलम बताया गया। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसका गांव हलालपुर है और वो हरियाणा का रहने वाला है। जब उससे उसकी उम्र पूछी गई तो उसने बताया कि वो केवल 16 साल का है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके सिर पर इतने बेरहमी से वार किए गए थे कि उसकी याददाश्त लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी हालात देखकर किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जैसा लग रहा था। अब जब सभी मजदूरों को यहाँ पे थाने लाया गया तब ये बात धीरे धीरे उच्च अधिकारियों तक पहुंची। अधिकारियों ने मजदूरों की हालत देखी तो सबसे पहले उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। उन्हें नए कपड़े दिए गए, सम्मान के साथ बैठाकर खाना खिलाया गया और कहा गया अब डरने की जरूरत नहीं है, अब सभी यहाँ पे सुरक्षित है। उनमें से कुछ मजदूर ऐसे भी थे जिन्होंने कई वर्षों से भरपेट खाना तक नहीं खाया था। वे सिर्फ चोकर की रोटी खाकर जिंदा थे। कई लोगों ने महीनों से दांत तक साफ नहीं किए थे। नहाने की कोई सुविधा नहीं थी। साबुन, कपड़े, दवा कुछ भी नहीं मिलता था। भीषण गर्मी, गंदगी और भूख के बीच में वे लगातार काम करते रहते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी बड़े सामाजिक संगठन की ओर से कोई व्यापक विरोध देखने को नहीं मिला। मामला एफआईआर दर्ज होने तक ही सीमित रह गया। ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि समय बीतने के साथ साथ मामला कमजोर पड़ने लगता है। 2-4 साल गुजर जाते हैं, गवाह बदल जाते हैं, पीड़ित अपने जीवन की मजबूरियों में उलझ जाते हैं और आरोपी अपने बचाव के रास्ते तलाशने लगते हैं। कानून की प्रक्रिया लंबी होती है और कई बार इसका फायदा भी आरोपी उठा लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे अपराधों में पीड़ितों को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। जांच के दौरान जिन लोगों का नाम मुख्य रूप से सामने आया उनमें एक नाम शिवा त्यागी का था। आरोप था कि वे मजदूरों को बेरहमी से पिटाई करता था। दूसरा नाम अंकित बालियान का सामने आया, जिस पर आरोप था कि वे नौकरी का झांसा देकर लोगों को वहां पर लाता था और फिर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखता था। आरोप के अनुसार इन लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। आप सभी यहाँ पे अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।